गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आज हमारा जो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट है, उस पर हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस में चर्चा करेंगे। और ये आर्थिक संकट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, क्या कारण है उसके पीछे, राइट, चाइना का फैक्टर क्या है और भारत कैसे श्रीलंका को बाहर निकलने में मदद कर सकता है, भारत क्या अपनी भूमिका अदा कर रहा है, श्रीलंका भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग सजेशन क्या दे सकते हैं। तो उस तरीके से जो है इस लेक्चर को हम आपको बताएंगे और इसके जितने भी डायमेंशंस हैं वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल भाषा में आपको सारी चीज़ों को समझा सकूं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी जो हाल में चर्चा में है वो है श्रीलंका का आर्थिक संकट, राइट। अब श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक संकट है, वो क्राइसिस जो है वो क्या है। तो वहां अभी हाल में अगर आप देखेंगे तो न्यूज ये आ रहा है कि वहां इन्फ्लेशन का जो रेट है वो काफी बढ़ गया है, राइट। इन्फ्लेशन का जो रेट है वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये नवंबर 2021 में ये इन्फ्लेशन जो रेट था वो 9.5% था। देखिए आप, 9.5% था। अगर हम दिसंबर की बात करेंगे, अगर हम दिसंबर 2021 की बात करेंगे तो ये लगभग जो है 12.1% है, 12.1%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो रेट है, राइट, ये बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट जो है वहां बढ़ा है। अब आप सोचेंगे सर ये इन्फ्लेशन जो रेट होता है ये क्या होता है, राइट, इसे इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका मतलब साधारण भाषा में ये है कि वहां महंगाई बढ़ चुकी है, राइट, महंगाई वहां बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ चुकी है? अगर आप अभी श्रीलंका के हालात देखेंगे तो श्रीलंका में अगर आपको ग्रीन चिली लेनी है, राइट, जिसको हम हरी मिर्च कहते हैं, 100 ग्राम हरी मिर्च लेने के लिए अगर आप जाएंगे तो वो आपको 70 रुपए में 100 ग्राम मिर्च आपको मिलेगी, ग्रीन चिलीज। देखिए, और पोटैटोज की बात है, अगर आलू की बात करेंगे तो आलू आपको 1 किलो आलू जो है वो आपको 200 रुपए में मिलेंगे। 200 रुपए श्रीलंका के जो रुपए हैं उनमें। चीनी वहां मिल रही है, छोटे छोटे पैकेटों में मिल रही है, दाल है, चावल है, जो एसेंशियल फूड्स हैं उनके प्राइसेस काफी हाइक हो चुके हैं, मतलब काफी बढ़ चुके हैं। अब देखिए आप, तो ये जो गरीब जनता है, राइट, मतलब जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी कितनी वहां बढ़ जाएगी या बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने न्यूज में देखा है कि बहुत सारे लोग पहले अभी उनको मतलब जो 3 टाइम खाना खाते थे अब वो 2 टाइम खाना खा रहे हैं। इस तरीके की न्यूज भी मैंने देखी है। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हालात अभी हुए हैं, राइट, अगर आप श्रीलंका को देखोगे तो साउथ एशिया में श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आता है, मानव विकास सूचकांक, मानव का जो विकास है वो किस लेवल का है, तो साउथ एशिया में श्रीलंका टॉप में रहता था। आज दुख भरी कहानी ये है कि हालात क्या हो गए, राइट। तो हम उसके कारणों में भी जाएंगे, बट आपको समझने की बात यह है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये जो क्राइसिस हुआ है, ये क्यों आया है, क्या कारण है इसके पीछे, ऐसी स्थिति क्यों हो गई। तो देखिए, हम सरल भाषा में इसको समझ लेते हैं कि वहां पे जो है इस समय, एक तो आप बोलेंगे क्या, आप बताएंगे उनको पहला जो पॉइंट है उसके पीछे, मतलब जो बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ी है। क्या बोलेंगे इसको, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ी है, मतलब महंगाई बढ़ गई, अगर साधारण भाषा में समझेंगे तो। एक तो ये चीज हो गई है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा वहां जो है वो वहां पे देखेंगे आपकी जो वहां का फॉरेन करेंसी रिजर्व है, राइट, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है, वहां जो है ये काफी कम हो गया है, फॉरेन करेंसी रिजर्व काफी कम हो गया है। देखिए, ये फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होता है, समझिए अब जरा बात को ध्यान से। कोई भी कंट्री होता है तो उसके पास क्या होता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं।
ठीक है, कोई भी कंट्री होता है उसके पास अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। अब जैसे मान लिया मुझे जो है, मुझे ईरान से मान लिया तेल खरीदना है, ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो मुझे जो पेमेंट करना होगा या तो फिर वो डॉलर में करना होगा, क्योंकि डॉलर को जो है सभी, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है राइट, सभी इसको स्वीकार करते हैं, तो जो भी हमसे पेमेंट मांगेगा वो डॉलर में मांगेगा, तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो डॉलर, यूरो, ये सब अगर हमारे पास कितनी है, ठीक है, तो वो फॉरेन करेंसी रिजर्व कहलाता है। आपके पास कितना है, क्योंकि उसी से हम एसेंशियल आइटम जो आपके देश में नहीं होते हैं उनको हम बाहर की दुनिया से क्या करते हैं, बाहर की दुनिया से हम उसको इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, मतलब मंगाते हैं वहां से, ठीक है। अब आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कहां से मंगाएंगे? तो आप जो चीजों के लिए बाहरी दुनिया से निर्भर हैं या बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, वो क्या होगा, उसको आप नहीं मंगा पाएंगे। क्यों नहीं मंगा पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि वहां जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो क्या हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है राइट, उनके पास है नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है या फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो कम हो जाने के कारण जब चीजों की किल्लत हो गई है, चीजों की परेशानी हो गई है, तो इससे क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने इकोनॉमिक इमरजेंसी पिछले साल ही डिक्लेयर कर दी थी राइट, ये मतलब ये हालात जो है धीरे धीरे क्रिएट हो रहे थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, वह पहले से डिक्लेयर किया जा चुका था सरकार के द्वारा, क्योंकि परिस्थितियां बन रही थी, धीरे धीरे उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो धीरे धीरे घट रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस समय श्रीलंका दो चीजों को फेस कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बता दिया कि भाई जो विदेशी मुद्रा होगी उसी से आप क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, वो आपके पास है नहीं, वो आपका खत्म हो गया है। खत्म क्यों हो गया है? खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए, जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो चाय की इकोनॉमी है, टी इकोनॉमी है राइट, एक तरीके से देखा जाए तो वहां चाय का जो है वो कह सकते हैं कि निर्यात होता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, मतलब श्रीलंका की जो आय का साधन, भाई कोई आदमी अगर आर्थिक संकट में जा रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब है कि उसकी इनकम कम हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका जो चाय भेजता है राइट, उससे उसकी इनकम होती है, एक्सपोर्ट करता है। दूसरा, चाइना का, इसका श्रीलंका का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम जो है श्रीलंका का वो टूरिज्म है। अब टूरिज्म जब से कोविड-19 आया है, देखिए जब से कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 आने के बाद क्या हो गया, ये जो है कोविड आपका आया है, तो कोविड में क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, लोग इधर उधर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो आ नहीं रही हैं, तो जो बाहरी दुनिया से जो लोग आते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए वो श्रीलंका आ नहीं रहे हैं। अब जब वो श्रीलंका आ नहीं रहे हैं तो फॉरेन करेंसी आएगी कैसे उनके पास? तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो कम हो रहा है, या सीधी भाषा में समझे तो श्रीलंका की जो इनकम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? पहला कारण मैंने आपको क्या बताया? पहला कारण मैंने आपको ये बताया कि वहां जो है टूरिज्म, कोविड-19 ने क्या किया है, श्रीलंका को हिट किया है, एक कारण है ये आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई वहां की जो है रेवेन्यू को लॉस हुआ है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई आपसे कारण पूछता है तो क्या कारण है, तो आप क्या बताएंगे? कोविड-19, राइट, कि वहां पे कोविड-19 जो है हिट किया है पैंडेमिक ने। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक 2019 में एक अटैक हुआ था, ठीक है, और जो अटैक एक टेररिस्ट टाइप का एक अटैक था, तब से धीरे धीरे जो है वो वहां पर कह सकते हैं कि जो उनका इनकम है राइट, वो फॉरेन करेंसी जो उनके पास आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन पैंडेमिक ने तो कुछ ज्यादा ही कुछ कर दिया, मतलब पैंडेमिक ने तो कोलैप्स कर दिया श्रीलंका की इकोनॉमी को। एक तो ये कारण हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगली बात करते हैं कि फॉरेन करेंसी और आपको कैसे मिलेगी, कि मान लिया मेरे पास जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम विदेशों को भेजते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट आप क्या करते हैं? सिर्फ चाय करते हैं, राइट। और
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके पास नहीं होगा, जैसे ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर आप ध्यान से समझना है, अगर मान लिया सपोज दैट इस श्रीलंका के केस में हम देख लेते हैं, राइट। श्रीलंका के केस में देख लें कि मान लिया जो है चाइना जो है, राइट। अब चाइना से आप चीजें जो है श्रीलंका में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मंगाएंगे, ठीक है। मंगाएंगे का मतलब क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है। चाइना से ज्यादा चीजें श्रीलंका में आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि चाइना से श्रीलंका क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आयात कर रहा है। अच्छा, आयात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके पास जो फॉरेन करेंसी होगी, इनके पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा, भाई वही पेमेंट करके तो आप चीजों को मंगा सकते हैं। मान लिया आपको ईरान से कुछ मंगाना है, मान लिया आपको ईरान से तेल मंगाना है, ईरान की बात करता हूँ, ईरान से आपको तेल मंगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो फॉरेन करेंसी होगी, राइट, वो ईरान को देनी पड़ेगी, तब वो आपको तेल भेजेगा। उसी तरीके से चाइना से आपको कोई चीजें मंगानी है तो आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व उसमें से आपको देना पड़ेगा डॉलर, तो तब जाके आपको चीजें मिलेंगी। तो अब यहाँ पे समझने की बात है कि आप मंगाते जा रहे हैं, लेकिन आप भेज क्या रहे हैं, आप भेज सिर्फ चाय रहे हैं, सिर्फ आप टी भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, समझिए जरा कि ये क्या कर रहे हैं, ये आयात ज्यादा कर रहे हैं, चीजों को मंगा ज्यादा रहे हैं, मतलब पैसा इनके पास जो है वो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है इनका, राइट, इनका ज्यादा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और जो ये भेज रहे हैं तो फॉरेन करेंसी इनको मिल कम रही है। देखिए आप, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट। देखिए यूपीएससी में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए इकोनॉमी में कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। ट्रेड डेफिसिट को हम बोलते हैं व्यापार घाटा, ठीक है। तो ये व्यापार घाटे की जो समस्या है, क्राइसिस है, उससे श्रीलंका गुजर रहा है। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला क्या है, कोविड-19 ने क्या किया है, कोविड-19 ने जो है उनके टूरिज्म सेक्टर को कोलैप्स किया है, एक कारण हो गया। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी, क्योंकि जब से कोरोना आया है, राइट, और उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, राइट, ये क्या हो गया, ये घाटे में चला गया, डेफिसिट है, देखिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ये चीजें क्या कर रहे हैं, ये चीजें जो है आयात क्या कर रहे हैं, ये आयात जो है ये ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी जो इनका रिजर्व है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये चीजें मंगा नहीं पाएंगे। तो व्यापार घाटे की जो प्रॉब्लम है ये एक सबसे बड़ी मेजर क्राइसिस है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली जो प्रॉब्लम है इनका वो ये है आपका, वो है आपका कि ये जो है फिस्कल डेफिसिट भी देख रहे हैं इस समय। क्या देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इकोनॉमी समझने के लिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा का भी प्रॉब्लम श्रीलंका झेल रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपके पास आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। शायद मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। तो फिस्कल डेफिसिट की भी, क्योंकि आमदनी उतनी हो नहीं रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है, तो ये दो समस्याएं इस समय सबसे ज्यादा जो है वो अभी श्रीलंका झेल रहा है। श्रीलंका के पास ये क्राइसिस है दो चीजों का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे श्रीलंका जो है ऐसी उसकी कहानी है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया, वो कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण वो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया है तो मैंने आपको बताया कि एक तो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए हैं, जो परिस्थितियां वो झेल रहा है या देख रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, व्हाई, राइट, व्हाई। तो पहला रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, वो है कोविड-19, पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है, टूरिज्म में हुआ है। दूसरा, सेकंड क्या है,
सेकंड अगर हम देखेंगे, सेकंड कारण जो है वो ये है कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, उस टूरिज्म सेक्टर से लगभग 10% जो है कंट्रीब्यूट करता है। मतलब उनकी जो पूरी आमदनी है उसमें से 10% टूरिज्म सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है श्रीलंका की इकोनॉमी को। ठीक है। दूसरा कारण है वो है आपका, उसने क्या किया है, उसके पास जो कर्जा है, अगर हम डेट कहें, ठीक है, फॉरेन डेट जो है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। चाइना ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है, एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं ये कैसे हुआ। चाइना ने जो कर्जा लिया है वो स्पेशली, जो कह सकता हूं कि मेन जो इसके पीछे फैक्टर है वो भाई साहब चाइना है। ठीक है, चीन सबसे बड़ा फैक्टर है। वैसे तो उसने कर्जा कैसे लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, इंडिया से भी लिया है, जापान से भी लिया है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा जो बर्डन है वो चाइना का है। और ये जो डेट है ये इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना की जो एक डिप्लोमेसी है चाइना की, उसे हम क्या कहते हैं, चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, मतलब कर्ज में फंसाने की जो नीति है, उसको आप यहाँ पे श्रीलंका में एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। आप देखो श्रीलंका से क्या हो गया कि जो चाइना जो लोन देता है उसकी जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअली मैं इसके पीछे कारण ये बताना चाहूंगा कि यहाँ एक व्यक्ति है, व्यक्ति ना कह के, अगर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राइट, यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे हैं। ये भाई साहब जो हैं चीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, समर्थक हैं। और ये रहने वाले कहाँ के, इनका जो श्रीलंका में देखेंगे तो इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, राइट, यहाँ का जो वो है हम्बनटोटा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम्बनटोटा। तो हम्बनटोटा के रहने वाले हैं ये। तो ये व्यक्ति ये चाहते थे, एक्चुअली ये व्यक्ति ये चाहते थे कि हम्बनटोटा का एक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा ये मान के चलते थे। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप ये हमारा जो हम्बनटोटा पोर्ट है, देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा यहाँ पे है, ये मैप बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है। तो ये हम्बनटोटा, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपको, ये जो है हम्बनटोटा पोर्ट जो है, हम्बनटोटा बंदरगाह, हिंदी बोलते हैं इसको बंदरगाह। तो ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो यहाँ पे है। तो इसकी रिक्वेस्ट की किसने, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने, भारत से। भारत ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। चाइना को अप्रोच किया उन्होंने कि भाई आप जो है हमारा ये जो है कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आपको जो डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो चाइना तो आपको पता ही है, चाइना तो तुरंत तैयार हो गया उसके लिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो है 2007 में ये हम्बनटोटा वाला जो प्रोजेक्ट है ये किसने ले लिया, चाइना ने अपने अंडर में ले लिया कि ठीक है भाई हम इस पर काम करेंगे। और हम्बनटोटा पे उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम्बनटोटा पोर्ट पे इन्होंने काम करना चालू कर दिया 2010 में, ये बन के भी कंप्लीट हुआ। कब बन के कंप्लीट हुआ, देखिए फिर से बताना चाहता हूँ कि 2007 में इन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। अब 2007 से काम चालू हो गया और 2010 में ये हम्बनटोटा का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम्बनटोटा का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो 2007 से लेके 2007 से लेके, ठीक है ध्यान से सुनिए आप, 2007 से लेके 2016 तक हमारे जो महिंद्रा राजपक्षे साहब हैं, ये चाइना के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, आपको बताना चाहूंगा। और इन्होंने जो है चाइना से लोन लेना चालू कर दिया। चाइना से 2007 से लेकर 2016 तक इन्होंने काफी लोन लिए। और ये लोन जो इन्होंने लिए हैं ये एक्सिम बैंक, चाइना की जो एक्सिम बैंक है, यहां से इन्होंने जो है ये लोन लिए। किसने, श्रीलंका ने।
ठीक है, श्रीलंका ने 2007 से लेकर 2016 तक एग्जिम बैंक से लोन लिए। अब लोन का जो लोन किस लिए लिया, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके यहाँ जो टूरिज्म है वो काफी डेवलपमेंट हो, तो पोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एयरपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो हम्बनटोटा का इन्होंने जो डेवलपमेंट किया, जिस हिसाब से चाह रहे थे कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे इनको रिटर्न मिलेगा, तो ये रीपेमेंट कर सकते हैं आप आसानी से। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो रिटर्न दे नहीं पाए उस हिसाब से, राइट। उस हिसाब से वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन आ गई, तो उसके बाद फिर चाइना को इन्होंने क्या किया कि चाइना को इन्होंने 2017 में, ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि 2017 में 2017 में ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, राइट, ये किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। किसने, श्रीलंका ने, कि भाई अब हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने लोन रीपेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपको ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे देते हैं। 99 ईयर्स के मतलब 100 साल के लिए, बहुत बड़ी बात हो गई, 100 साल के लिए लीज पे दे दिया। मतलब अभी 15,000 एकर्स जमीन भी दे दी, और प्लस ये हम्बनटोटा पोर्ट भी दे दिया कि भाई हम आपका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज ये आप रख लीजिए, अभी आपका ही है ये, आपको जो कर रहे हैं करिए, क्योंकि 99 ईयर्स के लिए इनके पास है। सोचने वाली बात है, देखो, राइट। श्रीलंका ने कितना बड़ा झटका जो है वो झेला है। देखिए आप, यहाँ की स्टोरी यहां तक है, सक्सेस नहीं हुआ ये। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं, मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि श्रीलंका इस क्राइसिस में कैसे फंसा। फिर से रिपीट करता हूं, पहला कोविड-19, राइट। दूसरा जो है लोन, जो कह सकते हैं कि जो चाइना की जो लोन जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, राइट, वो दूसरा कारण है। मतलब चाइना के शिकार में या चाइना के लोन के उसमें वो पछड़े में पड़ गया और उसकी इकोनॉमी इस तरीके से क्राइसिस में फंस गया। सेकंड कारण हो गया। तीसरा कारण डिस्कस करता हूं आपके साथ। तीसरा कारण ये डिस्कस करता हूं कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, देखिए अभी आप, प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रही है। यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं सब 100% श्रीलंका में क्या होगी, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसके लिए क्या होता है, सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, इससे हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को सिस्टम पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगभग 10% जो है कॉस्ट, क्योंकि अभी एडॉप्टेड नहीं है ना श्रीलंका उसके लिए। देखिए आप समझिए इस बात को, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है के लिए वो एडॉप्टेड है नहीं, तो 10% जो है ज्यादा कॉस्ट आपकी जाएगी इसमें। तो हुआ ये कि जो आउटपुट आने चाहिए, जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में। बाद में सरकार ने इसको विड्रॉ किया, लेकिन जो लॉस हुआ रेवेन्यू का या किसानों का, राइट, वो बहुत ज्यादा हुआ। तो ये भी थर्ड जो एक उनका डिसीजन बाद में उन्होंने वापस ले लिया, और उसके लिए जो है कह सकते हैं कि फिर उन्होंने फर्टिलाइजर्स मंगाई चाइना से, लेकिन 99 टन जो है करीब, जो है मैं आपको बताना चाहूंगा 99,000 टन फर्टिलाइजर्स आना था। कहाँ से, चाइना से आना था, लेकिन उन्होंने डील कैंसिल कर दी। और फिर इनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने भारत को अप्रोच किया कि भाई आप हमें फर्टिलाइजर्स के लिए, हमारी अर्जेंट नीड है, आप हमें सपोर्ट करें। तो भारत ने सपोर्ट भी किया। तो कुल मिला के मैंने आपको जो बताया है, राइट, वो ये बताया है कि कारण क्या बताएं। पहला कारण मैंने आपको बताया है कि कोविड-19 के कारण ये क्राइसिस आया। दूसरा मैंने आपको बताया कि चाइना का जो लोन के चक्कर में फंस गया, कर्ज के चक्कर में फंस गया। दूसरा कारण सिंपल है। तीसरा कारण जो कार्बनिक खेती है। यहां तक की स्टोरी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है। अब देखिए, अब इन्होंने किससे लोन लिया है। इन्होंने लोन लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है, राइट, 4th नंबर पर रैंक है इसका कर्ज देने में श्रीलंका को। भारत भी है, जापान भी है, एशियन डेवलपमेंट भी है, और फाइनेंशियल मार्केट भी है, जहां से जो है क्या होता है कि कोई भी देश जो होता है वो सॉवरन बॉन्ड होते हैं। सॉवरन बॉन्ड के बेसिस पे वो इंटरनेशनल मार्केट से क्या करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा उठा लेता है और बाद में उसको रिटर्न करना होता है।
तो वहां से भी पैसे लिए हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे लिए हुए हैं, साथ साथ में आपका जो है जापान, इंडिया, चाइना। अब चाइना देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिंद्रा राजपक्षे हैं जब ये इलेक्शन लड़े थे तो चाइना ने बहुत सारा पैसा जो है लगाया था, काफी पैसा जो है, कि ताकि महिंद्रा राजपक्षे की गवर्नमेंट बन जाए तो उनको फायदा मिले। लेकिन हुआ ये उल्टा हो गया कि महिंद्रा राजपक्षे चुनाव समय जीत नहीं पाए, और ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि फिर चाइना के साथ उनकी थोड़ी तनातनी हो गई। तनातनी होने के चक्कर में चाइना ने कहा भाई मेरा पैसा वापस करो, आप रिपेमेंट कीजिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आता गया, सिचुएशन उससे सबसे बनती गई, कोरोना आ गया। तो इतना सारा लोन जो हो गया और इधर से इनकम बंद हो गई, तो ये चाइना के सामने एकदम खतरनाक पोजीशन में, मतलब जो है चाइना जो कह सकते हैं श्रीलंका जो है आ गया है। अब 2022 में ये संभावना है कि बैंकरप्सी हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगा श्रीलंका। मतलब कुल कहने का मतलब तो ये है, इतनी सी बात आप समझे होंगे। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, किसे हम बैंकरप्सी कहते हैं। बैंकरप्सी का मतलब ये होता है, दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि कुछ जो है रेटिंग एजेंसीज होती हैं, राइट, पूरी दुनिया में रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग करती हैं कि आपकी इकोनॉमी की रेटिंग क्या है, और रेटिंग के हिसाब से आपको जो है पैसा मिलता है। तो अगर आपकी रेटिंग खराब हो रही है तो फिर आपको कर्ज भी नहीं देता है कोई, आप समझिए इस बात को, तो आपको कोई कर्ज भी नहीं देता है। तो श्रीलंका के जो हालात हैं अभी, जो रेटिंग एजेंसी है वो प्रीलिम्स से पूछी जाती है, राइट। रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज है, राइट, जैसे मूडीज है, और मूडीज के साथ जैसे आपका जो है कह सकते हैं मूडीज हो गया, मूडीज के साथ आपका जो है फिच हो गया, फिच रेटिंग एजेंसी हो गई। और ये जो रेटिंग एजेंसी है, ये रेटिंग एजेंसी क्या करते हैं, रेटिंग एजेंसी जो है, जिसमें अभी श्रीलंका को जो रेटिंग एजेंसी मिली है, रेटिंग जो मिला है वो मिला है CCC+। CCC+ जो है एक खराब रेटिंग होता है, CCC+ एक खराब रेटिंग होता है, और ये जो है ये कंट्री को फिर लोन प्रोवाइड करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि रेटिंग उनका खराब है। इतना समझ लीजिए आप, जैसे कि किसी व्यक्ति को लोन देने के लिए सिविल स्कोर चेक किया जाता है, उसी तरीके से रेटिंग एजेंसी काम करती है। तो इनका भी रेटिंग एजेंसी जो है इनका खराब हो गया। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे ये सिचुएशन जो है वो श्रीलंका में बनी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में ये स्थिति बनी, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं बनी है। जून कह सकते हैं कि 1991 में भी भारत के सामने परेशानी, इसी तरीके की परेशानी जो है आई थी, और इसी तरीके की परेशानी जब आई थी तो भारत के उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय मनमोहन सिंह साहब थे। तो उन्होंने जो है स्थिति इतनी खराब हो गई, राइट, कि जो विदेश में जो NRIs थे उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करना वापस कर दिया, मतलब लेना जो स्टार्ट कर दिया। और हमारा उस समय काफी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफी खाली हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में भारत के सामने जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो भारत ने वैसे तो IMF से मदद ली, राइट, और भारत ने स्ट्रक्चरल चेंजेस की अपनी इकोनॉमी में, और भारत ने उस समय जो है LPG मॉडल लाया, राइट, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत ने LPG मॉडल लाया और उसके द्वारा जो है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, और हम लोग रिवाइव हो गए अच्छी तरीके से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं पूरी दुनिया में, आप समझ लीजिए इस बात को, मैं आपको शॉर्ट में समझा देना चाहता हूँ कि दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, एक तो IMF है, राइट, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन, राइट। तो जब भी कोई देश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, आपातकालीन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो IMF क्या करता है कि IMF उन देशों की मदद करता है, मतलब बेल आउट पैकेज देता है, ठीक है। IMF क्या करता है, बेल आउट पैकेज देता है, ठीक है, बेल आउट पैकेज। तो बेल आउट पैकेज एक्चुअली होता क्या है, बेल आउट पैकेज में IMF के पास कोई कंट्री जाएगा जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका जाएगा और बताएगा कि भाई देखिए ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप हमें कुछ दीजिए, राइट, क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने तो पहले से इनका क्रेडिट रेटिंग खराब कर रखा है। बेल आउट पैकेज में IMF अपनी कंडीशंस डालेगा कि देखो भाई आपको हमारे हिसाब से चलना है तो हम आपको पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं बेल आउट पैकेज में इतने टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कि उस देश को वो फॉलो करने पड़ते हैं, राइट, तो उनकी सॉवरेनिटी चली जाती है। भारत ने भी IMF से पैसा लिया था, तो ये एक ऑप्शन है किसके पास, श्रीलंका के पास। अभी क्या होता है वो आगे देखेंगे। फिलहाल जो है
एक वर्ल्ड बैंक भी होता है, तो वर्ल्ड बैंक जो क्या करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 40 साल 50 साल इस तरीके से। तो ये एक इमरजेंसी जो क्राइसिस है उसमें आईएमएफ बेल आउट पैकेज दे सकता है, ये मैंने आपको बताया, भारत ने भी ऐसा किया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो क्राइसिस रहा है कौन कौन से देशों के पास रहा है। तो 98 की बात करूंगा तो रशिया के सामने भी ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसके साथ साथ आपका कह सकते हैं कि 2003 में उरुग्वे के पास आया था। उसके बाद कह सकते हैं अर्जेंटीना में भी ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और 2005 में जो डोमिनिक रिपब्लिक है वहां भी इस तरीके का जो है इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। तो मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है ये स्थिति काफी खराब होती है किसी भी देश के लिए, और इससे बाहर निकलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समझने की कोशिश कीजिए आप। अभी जो कह सकते हैं कि अभी जो श्रीलंका है, राइट, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, मतलब एक आर्थिक संकट है। अब ऐसी कंडीशन में जब वहां पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो डर है कहीं कि वहां सिविल वॉर ना हो जाए, गृह युद्ध ना हो जाए, और ये कहीं सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो जाए, सामाजिक और आर्थिक संकट में कन्वर्ट ना हो जाए। एक तरीके का देखा जाए तो यहाँ पे एक मानवीय संकट है, ये ह्यूमन कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये। ठीक है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में हम इसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने चीजें आपको क्लियर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना के फैक्टर को हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है एक्चुअली श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला था, और ये ब्रिटिश रूल के अंदर था जैसे भारत है। तो 1948 में आज़ाद होने के बाद ये कॉमनवेल्थ में आता है। कॉमनवेल्थ में वो सारे कंट्रीज होते हैं जो इंग्लैंड से आज़ाद हुए हैं, वो सारे कंट्रीज कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ में आता है श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है सिविल वॉर चल रहा था, और सिविल वॉर श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था उसके समाप्ति के बाद जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्यूरिंग सिविल वॉर श्रीलंका को काफी चाइना ने मदद की, एज ए वेपन्स जो है हथियार दिए। और जब सिविल वॉर वहां खत्म हुआ तो कह सकते हैं कि श्रीलंका ने वो हथियारों को प्रदर्शन किया, उसका पता चला दुनिया को कि देखिए श्रीलंका को चाइना ने जो है हथियार दिए हैं, वेपन्स दिए हैं। और 2009 के बाद फिर आपको मालूम है कि महेंद्र राजपक्षे चाइना के सपोर्टर रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि कैसे भी श्रीलंका को एक टूरिज्म का जो डेस्टिनेशन है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। भारत को कहा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन भारत ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। श्रीलंका को इंटरेस्ट चाइना ने, क्योंकि चाइना का तरीका था, उसने तुरंत सोचा कि यहाँ पे पोटेंशियल इस चीज को ले लिया जाए, तो चाइना ने जो है ये चालू किया। और आपको पता है कि आज हालात क्या है। और चाइना चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो, मालदीव को भी भारत ने इस क्राइसिस से बाहर निकाला है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि चाइना मालदीव को भी इसी तरीके से ट्रैप कर रहा था। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सबक है ये साउथ एशियन कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे चाइना की कह सकते हैं कि यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं जिनका नाम है बांग ई, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इनका नाम है बांग ई। तो जो बांगी साहब हैं ये अभी श्रीलंका के विजिट पे थे अभी हाल में, और इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि जो श्रीलंका है और जो चाइना है उनके रिलेशन के बीच में किसी थर्ड पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए, इस तरीके का स्टेटमेंट था। तो मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी का मतलब भारत ही है, राइट। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका को बर्बाद करने में चाइना का हाथ है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो हम कुछ आप समझ सकते हैं इस बात को। और अभी जो है जब ये यहाँ गए थे तो इन्होंने कुछ ग्रांट दिया है, एक 125 मिलियन $US का ग्रांट जो दिया है, मतलब फोकट में पैसे दे दिए हैं बांगी को कि भाई आप श्रीलंका को दे दिए इन्होंने कि साहब आप इसको यूज कीजिए क्योंकि आपके सामने परेशानी चल रही है, संकट चल रहा है। मुझे लगता है कि सफिशिएंट अमाउंट है उनके लिए, क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, ब्याज इतना ज्यादा है, लोगों के पैसे इतने ज्यादा है कि ये उतना काम नहीं कर पाएगा। फिर भी एक रिलीफ तो है छोटा मोटा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने जो है, चाइना ने क्या क्या काम किया है, चाइना का फैक्टर क्या है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या काम किया है। चाइना का फैक्टर यहाँ पे ये है कि
चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका में चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, निवेश काफी किया हुआ है। एक्चुअली चाइना की पॉलिसी है, चाइना की जो कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम BRI कहते हैं, ठीक है, वन बेल्ट वन रूट, राइट, वन बेल्ट वन रूट। वन बेल्ट का मतलब क्या होता है? वन बेल्ट का मतलब जो स्थल रूट है, मतलब चाइना क्या चाहता है, पूरी जो दुनिया है, राइट, वो पूरी जो दुनिया है वो सड़क नेटवर्क से जुड़ जाए। पुराना जो सिल्क रूट था 2000 साल पहले, उसी को रिवाइव करने का प्रयास है। चाइना चाहता है कि उसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में बढ़े, इसके लिए उसने जो है सिल्क रूट को रिवाइव किया है, जिसे हम वन बेल्ट कहते हैं। उसी तरीके से जो सागर है, समुद्र में भी उसने जो है क्या किया है, समुद्र में भी उसने जो है एक ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट, समुद्री यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने जो है रूट डेवलप करने की कोशिश की है। जैसे हम वन बेल्ट तो स्थल का हो गया और वन रूट आपका सागर का हो गया, मतलब समुद्र का हो गया, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं BRI इनिशिएटिव। तो ये करीब 60 देशों में, 60 कंट्रीज में जो ये चाइना है, ये अपना पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। क्यों पोर्ट्स डेवलप कर रहा है? क्योंकि इसके इंटरेस्ट है, बीजिंग के इंटरेस्ट है उसमें। तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोलंबो जो पोर्ट है, ये BRI के अंतर्गत आता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोलंबो जो पोर्ट है श्रीलंका में, ये BRI के अंतर्गत आता है, राइट। BRI की जो उनका टारगेट है, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उस स्कीम में ये आता है। तो देखिए चाइना ने जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना के और क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे। चाइना जो है चाइना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाइना श्रीलंका में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? ड्यू टू BRI। एक तो BRI कारण हो गया, दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंडियन ओशियन क्षेत्र में, या जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, श्रीलंका उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोलंबो जो है, एक जो बिजीएस्ट रूट होता है वहां पे पड़ता है कोलंबो। इंडियन ओशियन में अगर आप देखोगे तो एक बिजी रूट में ये कोलंबो पड़ता है। कोलंबो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। तो ये अपने फुटप्रिंट जो है, चाइना जो है वो चाहता है कि उसके फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पे श्रीलंका में क्या रहे, बने रहे, इसलिए अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए ये कर रहा है ऐसा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, इसका भी डेवलपमेंट चाइना ने किया है। कहाँ पे? श्रीलंका में किया है, ठीक है। तो ये मैंने किसकी बात की? चाइना की बात की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया का जो भूमिका है या भारत की भूमिका है यहाँ पे क्या होगी। तो सबसे पहले तो जो श्रीलंका है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, मतलब पड़ोसी पहले। श्रीलंका जो है भारत की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, क्या? नेबरहुड फर्स्ट, मतलब पड़ोसी पहले। तो पड़ोसी पहले में ये हमारा पड़ोसी भी है, मैरीटाइम नेबर है ये। तो ये जो पड़ोसी हैं इसके लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसी तरीके से 2020 में श्रीलंका के द्वारा पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी को हम बोलते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। देखिए उनकी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और हमारी पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। हम एक दूसरे को ऐसे करके प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया ने मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन FDI का सोर्स भी इंडिया है श्रीलंका में। किस किस फील्ड में किया हुआ है हमने इन्वेस्टमेंट? रेलवे में किया है, एनर्जी में किया है, रिन्यूएबल एनर्जी में किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया है। तो भारत का जो इम्पोर्टेंस FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, पड़ोसी देश है। और यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो है नॉर्थ श्रीलंका है। यहाँ पे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रहा था अभी चाइना जो है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा था यहाँ पे। और ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो एरिया है ये हमारे तमिलनाडु के कोस्टल जो एरिया है वो बिल्कुल उसके पास में है। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेशन क्रिएट करे चाइना, तो भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। तो अच्छा हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट था, सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था, जो जाफना में लाया जाना था, एस्टैब्लिश किया जाना था, वो कैंसिल हो गई डील और वो भारत के फेवर में हो गया। अभी भारत जो है इस पर काम करेगा। एक प्लस पॉइंट है भारत के लिए, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। जाफना वो एरिया है जहाँ पे LTT का जो है, आपको पता होगा श्रीलंका में जो तमिल मूल के जो लोग हैं यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। और इनका मानना यह था कि हमारे लिए एक अलग देश बनाया जाए, राइट, और जिसमें हमारा प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो।
तो ये जाफना का जो एरिया है यहाँ पे जो है इसकी बात जो है मैंने आपसे की है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका एंजॉय कर रहा है एफटीयू को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब श्रीलंका से चीजें भारत को आती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ये 2000 में हुआ है, जिसमें हम श्रीलंका को काफी प्रायोरिटी देते हैं। और लाइन ऑफ क्रेडिट हमने जो है श्रीलंका को 2 बिलियन का दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि इतना जैसे तरीके से क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी एक लिमिट होती है, उसी प्रकार से लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि आपको इतना पैसा हम 2 बिलियन दे रहे हैं, आप इसको खर्च कर लीजिए और जब डिपॉजिट कर देंगे तो फिर इतना पैसा आपको फिर से रिलीज हो जाएगा। तो ये हम लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं आपको कि जो वहां पे जो हम एफडीआई है 1.7 बिलियन, ठीक है, वहां पे जो हम इंडिया जो एफडीआई है 1.7 जो बिलियन है, ठीक है, वो वहां पे हमने हमारा एफडीआई है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे श्रीलंका में किया हुआ है 2005 से लेके और 2019 के बीच में। आगे बात बताना चाहता हूं कि एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, इसको भारत और जापान के द्वारा वहां पे बनाया जाना था, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई है डोमेस्टिक इश्यूज के कारण। लेकिन हाँ, भारत को जो है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट का जो है ये असाइनमेंट मिल गया है, तो प्रोजेक्ट मिल गया है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। और ये काम जो होगा ये आपका ये पीपीपी मॉडल पे होगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम यहाँ पे बनाएंगे। और ये अडानी पोर्ट जो है इसका काम भारत यहाँ पे कर रहा है। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है ये क्राइसिस के बाद हमारे जो कह सकते हैं कि जयशंकर साहब हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे विदेश मंत्री जिनको कह सकते हैं, उनके साथ उनका वर्चुअल मीटिंग हुआ है। वर्चुअल मीटिंग में भारत ने क्या कहा वो देखिए। भारत ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऑल पॉसिबल वेज, देखिए सेंटेंस सुनिए, ऑल पॉसिबल वेज, मतलब जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा सभी रास्तों से हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि देखिए अभी सबसे खास बात है कि जो श्रीलंका के डिफरेंट मिनिस्टर हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं मदद मांगने के लिए, तो ये चाइना के पास भी जाएंगे परेशान होके। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि चाइना मिसयूज कर सकता है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि श्रीलंका की परेशानी को हम समझें, उनको मदद करें इस डिफिकल्ट टाइम में, ताकि जो है हम श्रीलंका के साइड से जो है, जैसे आप देखेंगे अभी इस सिचुएशन में अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हो गया, देखिए आप। तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें। तो वर्चुअल मीटिंग हुआ वहाँ के जो कह सकते हैं कि जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ में, भारत के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ में, और मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि भारत जो है, भारत का एक करेंसी स्वैप करके है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, ठीक है, करेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, करेंसी, ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है, राइट, ये है। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है? करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है ये हुआ है आरबीआई जो भारत की है, और ये जो है आपका सीबीएसएल। सीबीएसएल का मतलब क्या होता है? सीबीएसएल का मतलब होता है जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये कह सकते हैं $400 मिलियन तक, $400 मिलियन तक जो है ये क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है भारत ने दी है, भारत ऑल पॉसिबल वेज से मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना उसका मिसयूज न कर पाए। और वैसे तो भारत ने ऐसा ही इसी तरीके से ट्रैक किया था चाइना ने मालदीव को, भारत ने किसी तरीके से जो उनको बाहर निकाला है। मालदीव के भी बारे में हम एक दिन चर्चा आपसे करेंगे, बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो लोकेशन है भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए श्रीलंका काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है, राइट, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बीजीएस रूट है ये, तो इसमें, और भारत के कार्गो वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो शिपमेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पोर्ट। मतलब इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओशन क्षेत्र में ये है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
भारत जो है इनके साथ आप देखेंगे कि भारत कहाँ कहाँ सहयोग कर रहा है। भारत बिम्स्टेक में सहयोग कर रहा है, हम लोग बिम्स्टेक में साथ में हैं, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में हम लोग साथ में हैं, तो ये हमारा एक खास बात है कि हम लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। श्रीलंका से हमारे पुराने रिलेशन भी रहे, चाहे राम के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। सीता जो है, सीता को रावण लेके गया था लंका में। दूसरी बात है सीता माता जो है, राइट, उस तरीके से भगवान राम यहाँ पे गए थे और फिर सीता माता को लेके आए थे वहां से। और अशोक के बारे में हम देखेंगे तो अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म के डेवलपमेंट प्रचार के लिए, राइट, यहाँ पे भेजा था प्रमोशन के लिए। और चोलाज जो है, हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो चोलाज जो है ये इन्होंने यहाँ पे श्रीलंका में शासन किया था, इसको कब्जे में किया था और ये कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, मैंने आपको जो बताई हैं जितनी भी चीज़ें, और इसमें एक सबसे खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आगे की राह श्रीलंका के लिए क्या है। देखिए, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे बेस्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टूरिज्म पे बेस्ड है और कोविड-19 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को अल्टरनेट देखने पड़ेंगे। जैसे आईटी इंडस्ट्री जैसे भारत के लिए स्ट्रेंथ है, वैसे उनको देखना पड़ेगा। उनके लिए एग्रीकल्चर एक ऑप्शन हो सकता है, फिशरीज एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। और एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, ब्लू इकोनॉमी भी फोकस कर सकते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनको अल्टरनेट देखने पड़ेंगे और भारत को भी श्रीलंका के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के उसको मदद करनी चाहिए, जैसे कि भारत सरकार कर रही है। तो भारत श्रीलंका के संबंधों में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।